So, hello everyone. I hope that you have completed the entire homework and also you have given the test which was given in the class number one. Now we are going to be moving to the next lecture where we are going to be discussing few things in very detail. And here in this class, we are going to be moving to the next step. But before we move to the next step, let us see what things we have learned in the previous class. पिछले क्लास में हमने प्री प्लानिंग देखा था. सर प्री प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग द क्लाइंट वर्क व्हाट आई नीड टू डू एंड चेक इज दैट कि मुझे कुछ क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा. मुझे क्लाइंट का एक्सेप्टेंस फॉर्म याद है, वो चेकलिस्ट बड़ी सी. ओ दादा, आपको एक मैंने चेकलिस्ट दी थी. अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लो. माय कोर्स में जाके मैंने बताया था कहां पे आपको दिखेगा, तो डाउनलोड कर लीजिए. देन यू नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर. याद है उसको हमने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजा था, राइट? Next, what we are going to be discussing is the scope of work, timeline, fees. याद है फीस अलग अलग फीस थी, स्टार्ट ऑडिट की और टैक्स ऑडिट की, राइट? एंड उसमें आउट ऑफ पॉकेट था, राइट, जिसमें आपका दाना पानी का खर्चा था. एंड देन गैप एप्लीकेबिलिटी, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट हुआ बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी, राइट, एंगेजमेंट लेटर मैंने आपको दिखाया था. आई होप यू रिमेंबर दैट. एंड फिर उसके बाद वी हैव आल्सो डन इंडिपेंडेंस एंड उपसी रिक्वायरमेंट. इंडिपेंडेंस एंड उपसी रिक्वायरमेंट्स भी हमने देखी थी. इसके बाद right, we have identified the capable team members who are going to be doing an audit for the client. मैं ऑडिट किसका कर रहा हूं? एबीसी का. मैं ऑडिटर कौन हूं? मॉन्क एंड कंपनी एलएलपी. ठीक है सर, कंपनी कैसे नाम आ सकता है? ऑडिटर किसमें नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, राइट? बट इट इज नॉट अ कंपनी, प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है. Now, in today's class, what we are going to be discussing and moving towards is one of the most important thing, and that is a planning stage. Pre-planning हो गया. अब भैया काम शुरू करे, एंगेजमेंट साइन हो गया. अब तो भैया पैसा चाहिए, बट पैसा कब मिलेगा? जब आपका काम पूरा करोगे. मतलब यू विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. सर बट ओपिनियन कब दे पाऊंगा? जब ऑडिट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, राइट? बट ऑडिट करने के लिए कुछ चीजें प्लान तो करनी पड़ेगी ना दादा. ऐसे ऑडिट हो जाएगा क्या? नहीं. तो नेक्स्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द प्लानिंग. ओ हेलो, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू प्लीज मेक द नोट्स. ऑल्दो मैं ये सब चीजें आपको लिखित में दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खुद से जब लिखते हो ना, इट विल गो इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड और ऑटोमेटिकली जो आपका सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है इन इंटरव्यू विल इज गोना बी इंक्रीजिंग, राइट? तो जब आप खुद से लिखोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आपको नोट्स याद आएंगे, कीवर्ड्स याद आएंगे, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसे करूंगा, बोलूंगा, जो आपको आज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड विच वी आर गोना बी डिस्कसिंग नाउ इज द डेस्कटॉप रिव्यू. अब सर ऑडिट में जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज डू योर होमवर्क. होमवर्क मतलब क्या? रीड अबाउट द क्लाइंट्स, रीड अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीड अबाउट द कंपनी इन डिटेल. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि भाई हो क्या रहा है क्लाइंट में. और जब भी कोई भी पार्टनर होते हैं ना, किसी भी बिग फोर के या किसी भी फर्म्स के, टॉप फर्म्स के, what they do is that they just read the financial statements. By reading those financial statements, they know that कि हाँ रिस्क कहां पे है. वर्ड रिस्क कहां पे है, what all red flags are there. Next word, red flags are there, and what all things which are materially important and which could lead to material misstatements. तो ये सब चीजें उनको पता पड़ जाती है बाय रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल्स. मैंने प्रीवियस क्लास में प्रॉमिस किया था कि आपको फाइनेंशियल्स पढ़ना सिखाऊंगा. आज हम फाइनेंशियल्स भी पढ़ेंगे. विल डू अ डेस्कटॉप रिव्यू. सर डेस्कटॉप रिव्यू क्या होता है बेटा? डेस्कटॉप रिव्यू में व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी आर गोना बी रीडिंग द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now, I'll ask you again a simple question. Before you start doing an audit, जब भी आप ऑडिट स्टार्ट करना स्टार्ट करते हो, what is one thing which you do and go and ask a client? Generally, you will go to client and ask them कि भाई मुझे फाइनेंशियल्स तो दो. प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एन ऑडिट, ऐसा नहीं कि मुझे जीएल डम दे दो. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जीएल डम, जर्नल लेजर डम. मतलब क्या? मान लो कैश बैंक में बहुत सारी एंट्रीज हुई है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरे को पहले लेजर दे दो. लेजर ठीक है, यू विल टेक इट आउट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू एज अ ऑडिटर, आप ऑडिटर हो मेरे भाई, आप, हाँ हाँ आप ही को बोल रहा हूं, आप ऑडिटर हो. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू टेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गो थ्रू इट. उसको अच्छे से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. और वो गो थ्रू करने के बाद, प्लीज अंडरस्टैंड, वो गो थ्रू करने के बाद व्हाट यू आर गोना बी डूइंग इज दैट यू आर गोना बी सीइंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यू आर गोना बी आइडेंटिफाइंग द रीजन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ
इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन रेवेन्यू। से फॉर एग्जांपल पिछले साल रेवेन्यू मेरा 100 का था, इस साल 120 का हो गया, 20% इंक्रीमेंट हुआ रेवेन्यू में। अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं what all things I can see or what are the possible reasons or because of which the revenue have been increased, ये आपके बुद्धि में पहले आ जाना चाहिए। ठीक है? And whenever you are going to be going to a client, go and sit with a client and ask them a reason कि भाई बता क्यों 20% बढ़ा। इससे क्या होता है, इससे हम जब हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंट मैपिंग करेंगे, सर ये क्या होता है सिग्निफिकेंट अकाउंट मैपिंग, सब सिखाऊंगा, सब प्रैक्टिकली सीखेंगे, आज मजा आ जाएगा, आज का क्लास आपका फेवरेट रहेगा। तो जब भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंट का मैपिंग करेंगे, यू विल फील लाइक कि सर दिस हैज रियली हेल्प्ड मी आउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है? तो अब चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, मैंने कल बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के आना, अगर देख के आओगे तो अच्छा हेल्पफुल रहेगा, नहीं देख के आया तो कोई टेंशन नहीं है, बड़ा भाई बैठा है तुम्हारे साथ, हर वो चीज तुमको डिटेल में समझाएगा। ठीक है? चलो लेट मी ओपन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर यू गाइस। अभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में खोलना, पहले आप मेरी स्क्रीन पे देखें ज्यादा लोग, right? This will help you out to understand in detail. After this class is done, I will expect you to devote a time, and if you genuinely want to get into the best companies of this world, this masterclass is going to be helping you out to get and give you a practical exposure, plus also you can put the things on your CVs out. जब हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा ना, तो उस दिन मैं तुमको बताऊंगा क्या क्या चीजें सीवी में डाल सकते हो, कैसे डाल सकते हो, सीवी को कैसे प्रेजेंट करना है, इफ यू गोइंग फॉर अ स्टार्ट ऑडिट इंटरव्यू, राइट? आइदर इट इज फॉर इंटर्नशिप और इट इज फॉर अ जॉब, right? This is going to be a game changer. Even if you're experienced and wanted to get into start audit or wanted to learn about this is really going to be helping you out. ठीक है? चलो let us understand the financial statements in detail. हाँ, अब देखो ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे को क्लाइंट ने दे दिया, मान लो है ना, क्लाइंट से मैंने मांगा कि भाई बताओ यार एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो मुझे, तो क्लाइंट ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिया है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इट, मैंने कल भी दिखाया था, यानी ये सब मेरे को स्टेटमेंट दिया था। व्हाट यू एज अ ऑडिटर इज सपोज टू डू इज दैट, आपको बैठ के क्या करना है, आपको बैठ के डेस्कटॉप रिव्यू करना है। अभी डेस्कटॉप रिव्यू क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, एक सेकंड दो। डेस्कटॉप रिव्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, अगर आप मेरी स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट अ डेस्कटॉप रिव्यू इज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज दैट, मैंने पूरे बैलेंस शीट और पीएनएल को प्लॉट कर दिया है, राइट? प्लीज सी दिस केयरफुली। फिर मैंने उसके बेसिस पे निकाला है वेरिएंस, कि व्हाट इज अ चेंज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, है ना? प्रीवियस ईयर में मेरा 84 लाख था, करंट ईयर में इट्स 1 करोड़, व्हाट इज अ वेरिएंस, मतलब है ना, करंट माइनस प्रीवियस, तो इट इज नथिंग बट अ वेरिएंस, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड अ वेरिएंस परसेंटेज, तो वेरिएंस डिवाइडेड बाय 2021 के नंबर्स। इस तरीके से मैंने पूरा क्या प्लॉट किया है, पीएनएल प्लॉट कर दिया है। ठीक है? और फिर मैंने एक्सपेंस साइड प्लॉट किया है विच इज देयर, एंड जो भी अदर एक्सपेंसेस थे सबको मैंने प्लॉट कर दिया है। अब वन बाय वन हम हर एक चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे, आपका बहुत ज्यादा दिमाग खुल जाएगा। अगर आपको ये चीज में मजा आता है, यू आर अ फिट पर्सन फॉर अ ऑडिट। चलो लेट अस अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट आइटम विच इज रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, है ना? क्या बोलता है रेवेन्यू, पिछले साल मेरा रेवेन्यू था 84 लाख का, करंट ईयर द रेवेन्यू हैव बीन इंक्रीज बाय 1 करोड़। मैं जनरली रेफर करता हूं, अगर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है मैं भी बता देता हूं। इफ यू आर रीडिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टार्ट विद पीएनएल, लिंक इट टू बैलेंस शीट एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट पैरेलली। ठीक है? बट इफ यू डोंट हैव पीएनएल एंड अ कैश फ्लो, पीएनएल एंड अ बैलेंस शीट, रीड विद द कैश फ्लो, कैश फ्लो विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तीनों चीज को अच्छे से समझेंगे। अभी हम डेस्कटॉप रिव्यू कर रहे हैं। अब ये डेस्कटॉप रिव्यू में मैं क्या डाल रहा हूं, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखें, प्रोबेबल, प्रोबेबल रीजंस, कि मेरे हिसाब से व्हाट ऑल थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ विच, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, घटेगा तो क्यों घटेगा, पुट आउट द प्रोबेबल रीजंस आउट विच आर पॉसिबल। ठीक है? एंड आफ्टर दैट इज डन, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मैंने अपने एक बार रिव्यू कर लिया, देन व्हाट आई डू इज दैट आई विल गो टू द क्लाइंट एंड आई विल आस्क देम कि भाई बताओ, राइट, कि क्या रीजन था। क्लाइंट के साथ बैठूंगा, मेरे दिमाग में है रीजन कि भाई चलो रेवेन्यू बढ़ा, क्यों बढ़ा, 20% बढ़ा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में खर्चा बढ़ा। ठीक है? इसलिए रेवेन्यू बढ़ा, मेरे दिमाग में था। मैं क्लाइंट के पास जाके बता, चलो बेटा क्लाइंट क्यों रेवेन्यू बढ़ा सर, जस्ट एक ब्रॉड ओवरव्यू बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट। जाके सिर्फ ऑडिट स्टार्ट नहीं करते ना, दे बेटा वाउचर लेके, वाउचर लेके, वाउचर 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 कर रहे हैं, नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग पहले नंबर्स को समझेंगे,
चीजों को समझेंगे। एक बार अभी फ्लो समझ लेते हैं। पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैंने पहले खुद के बेसिस पे एक एनालाइज किया, एक डेस्कटॉप रिव्यू देखा कि पीएनएल में क्यों चेंजेस आया, बैलेंस शीट में क्यों चेंजेस आया, इंक्रीज होगा तो क्यों होगा, डिक्रीज होगा तो क्यों होगा, बैठ के समझा, नंबर्स को फील किया। अभी हम फील करवाएंगे आपको। और फिर उसके बाद द next step is you're going to be sitting with a client and you're going to be making this type of document which is called as ARD, एनालिटिकल रिव्यू डॉक्यूमेंट। बहुत सारे बिग फोर में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इफ यू गो टू केपीएमजी में दे कॉल्ड एज ARD, एनालिटिकल रिव्यू डॉक्यूमेंट। इफ यू गो टू EY दे से OAR, ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू डॉक्यूमेंट। तो डिफरेंट बिग फोर, डिफरेंट नेम, फैंसी नेम्स हो सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्लीज अंडरस्टैंड राइट व्हाट वी आर हियर इज, हियर वी आर, अब यहाँ पे हम सीखने के लिए ना, तो सब कुछ सिखाएंगे आपको बढ़िया से। बस आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी रेफर कर दो, बढ़िया स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास, वो भी पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा उनको। अब देखो मैंने प्लानिंग वेरिएंस बना दिया, प्लानिंग ARD डॉक्यूमेंट बना दिया, राइट, विच इज दिस, राइट। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैंने क्लाइंट के साथ बैठ के देखा और पूरे उसने मुझे रीजन दे दिया है कि भाई क्या क्या रीजन था, ठीक है। अब इस रीजन के बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई मेरे को ऑडिट कौन कौन से नंबर का अच्छे से करना है, कौन सा नंबर मेरे लिए डेंजरस है, कहां पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। देखो भाई एट द एंड ऑफ द डे मैं एज ऑडिटर व्हाट इज माय रोल इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन, बट ओपिनियन इज सपोज टू बी एक्सप्रेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। For doing and giving my opinion on a financial statements, I need to read it, understand it, and check the things which are important. To identify which things are important, I need to know the reason, right? And for that what I'm going to be doing is that I need to find out which all things are important. That means I need to identify significant account. What does significant mean? Significant का मतलब होता है important. अब significant account कैसे identify करना, ये भी हम सीखेंगे, बट चलो अब हम पहले फाइनेंशियल्स को रीड करना सीखते हैं। समझ में आया? अब सबसे पहला रीजन, सबसे पहले दो तीन चीजों को साथ साथ में लिंक करूंगा, अच्छे से समझना, टेंशन वेंशन लेने का नहीं बीडू, अपन बैठे आपके साथ। द फर्स्ट नंबर रेवेन्यू नंबर। इफ यू सी द रेवेन्यू नंबर हैव बीन इंक्रीज्ड, है ना, इधर मैं साइड में भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते जाता हूं ताकि आपको भी फील आए नंबर्स को, राइट। अगर आपको देखना है दिस माइनस वन इनटू, है ना, 19% से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एनालिसिस करते आना चाहिए, एक्सेल में फॉर्मूला देख लो, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस -1, है ना, आप बचपन में करते थे ना, है ना, दिस माइनस दिस, है ना, फिर इसको आप ब्रैकेट में डालोगे, वही चीज मैंने उधर की है। ऑल्सो एक्सप्लेनिंग आउट द फॉर्मूला डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अल्ट एच पी सेम ही आया है, सेम ही चीज आएगा, वही चीज मैंने इधर कर दिया है। E6 जो सेल था उसको कॉमन लेके इधर ले लिया, खत्म, ठीक है। आप समझते हैं रेवेन्यू मेरा बढ़ गया है, रेवेन्यू मेरा 19% से बढ़ा है। रेवेन्यू क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर ज्यादा आए होंगे। प्रैक्टिकली दिमाग में सोचो, सब चीजें सोचेंगे, ऑर्डर ज्यादा है, राइट, मतलब कंपनी ने सेल अच्छा किया है। अब सेल जो होगा वो क्रेडिट सेल भी हो सकता है, कैश सेल भी हो सकता है। क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों सेल्स हो सकते हैं, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल, ठीक है। अब अगर क्रेडिट सेल बड़ा होगा तो उनके डेटर्स भी बड़े होंगे, तो पैरेलली मेरे डेटर्स मेरे को चेक करना चाहिए, राइट। डेटर्स एक बार देख लेते हैं। डेटर्स मेरे आ जाएंगे करंट असेट्स में, पढ़े आपने, राइट। डेटर्स मेरे करंट असेट्स में, दो चीजों को साथ में लिंक करूंगा, ध्यान से समझेंगे। मेरे डेटर्स भी बढ़ गए सर, पहले थे 150, करंट ईयर इट हैज बीन इंक्रीज टू 476, मतलब मोटा मोटी इफ आई सी देयर इज अ मूवमेंट ऑफ 3,26,000 इन अ डेटर्स, डेटर्स भी इतने से बढ़ गए। अब डेटर्स कब बढ़ते हैं? जब मैं उधारी में माल बेच रहा हूं, क्रेडिट में माल बेच रहा हूं, राइट। और ये जो रेवेन्यू होता है दिस इंक्लूड्स बोथ, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इंक्लूड्स क्रेडिट सेल्स, है ना, कैश सेल्स, दोनों चीज यहां पे इंक्लूडेड रहेगी, क्रेडिट सेल्स भी रहेगा और कैश सेल्स भी रहेगा। नाउ व्हाट यू एज अ ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि भाई ये रेवेन्यू क्यों बढ़ा। या तो इन्होंने कैश डिस्काउंट दिया होगा इस बार, राइट, या तो इनके पास कोई नया कस्टमर आया होगा। Please understand, if there is a new customer, you also need to send a balance confirmation SA505, आपको बैलेंस कंफर्मेशन भी भेजना पड़ेगा अपने नए कस्टमर को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो अगर डेटर बड़े हैं, मान लो पिछले साल मेरे पास 10 डेटर थे, current year it has been increased to 15, you need to check and collect the list of 5 new daters which have been coming to the company, और उन 5 डेटर्स में से जो मेरे सिग्निफिकेंट डेटर्स रहेंगे, जो मेरे इंपॉर्टेंट डेटर्स रहेंगे, जो मेरे मटेरियलिटी के ऊपर रहेंगे,
राइट, विच विल चेंज माय ओपिनियन। उनको मैं कोशिश करूंगा कि कंफर्मेशन भेजू, कंफर्मेशन पे हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें लिंक हो रही है। डेटर्स बड़े होंगे तो डेटर्स से कंफर्मेशन देना पड़ेगा। और क्यों रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्लाइंट आया इसलिए बढ़ा, और रेवेन्यू बढ़ने के पीछे एक और रीजन हो सकता है कि कंपनी ने दबा के पैसा खर्चा किया होगा एडवर्टीजमेंट में। आप लोग आईपीएल देखते हो, भर भर के देखते हैं सर, बहुत देखते हैं हम लोग। आईपीएल में इतने स्पॉन्सर रहते हैं, कंपनी स्पॉन्सर करती है, पेड एड चलाती है, क्यों? बिकॉज व्हाट दे वांट इज दे वांट टू इंक्रीज देयर बिजनेस। अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहां बैठेगा? एक्सपेंसेस में, राइट। इफ यू कुड सी अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में मेरा एक और हेड होना चाहिए, क्या? एडवर्टीजमेंट्स। और एडवर्टीजमेंट्स में भी कॉस्ट इंक्रीज होना चाहिए। चलो अदर एक्सपेंसेस में, इफ यू कुड सी, राइट, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा बढ़ा है सर, कितने परसेंट से बढ़ा है वो भी दिखा दोगे? सिंपल है भाई, ऑडिटर हो, बुद्धि लगाओ, नंबर को फील करोगे, 38% से हमारा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बढ़ा है। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ज्यादा कोई मटेरियल नंबर नहीं है वैसे। अगर आप आईएनआर टर्म्स में देखोगे तो इट इज मोस्टली अराउंड 50,000 54,000 का नंबर है, ठीक है। तो मैंने देखा कि चलो 38% इंक्रीज हुआ है। एनालिसिस करो, थोड़ा सा दिमाग में चीजों को रखोगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इफ आई वांट टू सी कि भाई मेरा एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, इट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। मान लो मैं 1 रुपए एड पे खर्चा करता हूं, तो मेरे को कितने का रेवेन्यू जनरेट होता है? मान लो 100 रुपए का, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा 1% इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग ऑफ अ रेवेन्यू टू ब्रिंग अ बिजनेस। बहुत बार होता है ना कि मान लो मेरे को, आपको स्टार्ट ऑडिट क्लास पसंद आ गई आपको बहुत, बट आपको क्या होता है कि बार बार आप इंस्टाग्राम में देखते हो मेरी एडवर्टीजमेंट, आपको लगता है यार गजब चीज है, यार गजब चीज है, बहुत बढ़िया एड बनाई है सर ने, ले लो ले लो। मेरे को भी तो कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है टू ब्रिंग द बिजनेस आउट। In a similar way, a lot of companies need to incur the expenses into advertisements to bring the business. तो देख लेते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना बिजनेस हो रहा है ये। दिस डिवाइडेड बाय, है ना, दिस डिवाइडेड बाय करंट ईयर रेवेन्यू, व्हिच इज दिस, है ना। और इसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दोगे तो अगले साल का भी आ जाएगा। इसको अल्ट एच पी करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ यू कुड सी, लास्ट ईयर द परसेंटेज वाज 1.7, करंट ईयर इज 1.9, ज्यादा डेल्टा है नहीं। बट मेरे को एक आइडिया मिल रहा है कि अगर मेरे को, सिंपल है ना, कि इफ यू वांट टू ब्रिंग अ रेवेन्यू ऑफ 1 करोड़, यू नीड टू स्पेंड 2% इनटू एडवर्टीजमेंट। समझ में आया? वही चीज कंपनी ने की है मोटा मोटी, ठीक है। तो रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा। अब रेवेन्यू बढ़ा है तो भाई कॉस्ट भी तो बढ़ेगा दादा, सीओजीएस भी तो बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, राइट। बट यहाँ पे सीओजीएस का केस है क्या? राइट, यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स है। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, जैसे कि कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या कर रही है ट्रेडिंग गुड्स में? टायर आते हैं, थप्पा लगाती है, आगे बेच देती है। इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं देखूं कॉस्ट को, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट? एक से ना, -1, इट्स अप्रोक्सीमेटली 10%, है ना। अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास मेरा कॉस्ट बढ़ा है, बट रेवेन्यू मेरा कितना बढ़ा है? 20%। मतलब कंपनी ने अपना मार्जिन बढ़ा लिया है, कंपनी ने अपना मार्जिन बढ़ाया है। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात बुरी बात? क्या बोला? अच्छी बात बुरी बात, ठीक है। तो कॉस्ट को मैंने भी लिंक कर दिया पैरेलली, ठीक है। अगर यही चीज होती कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू कम हो जाता, इफ द केस हैव बीन, इफ द रेवेन्यू वुड हैव बीन डिक्रीज्ड, आप कैसे सोचते? कंपनी का कोई कस्टमर लॉस हुआ। कस्टमर क्यों लॉस हुआ? अंडरस्टैंड करो। क्लाइंट को इफ यू कुड एड अ वैल्यू इन ऑडिट, ट्रस्ट मी, क्लाइंट विल से दैट कि शिवम भाई आप भगवान हो हमारे लिए। ऑडिटर को इज्जत क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन आउट। इफ यू कुड एनालाइज द नंबर्स आउट, नो, बैंग ऑन। पीपल जनरली on a ground, those who are doing accounting are not good at this, and you are good at this. I know this. So whenever you go to client place or whenever you go to audit, na, try to give more of a value addition to client also. सिर्फ डेटा नहीं मांगना है उनसे, सिर्फ फ्रॉड नहीं ढूंढना है, सिर्फ गलतियां नहीं ढूंढनी है। What you are gonna be doing is that bring a value to the client table every time. Trust me, he's gonna be there with you forever. पहले यही होता था, सालों सालों तक एक ही कंपनी चलती थी, एंड बिकॉज ऑफ विच there is a clause which have been brought into picture of a rotation clause. पता है ना आपको? हाँ,
इसलिए रोटेशन का क्लॉज आया है। पर ठीक है, चलो, नेवरदलेस lot of things which are there will discuss in upcoming classes which will give you real industry insights and will help you out in interview prep. अब रेवेन्यू का नंबर समझ में आया। अब डिक्रीज क्यों हुआ होता है तो चलो हम अब रीजन देखते हैं। मैंने क्या क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट्स मेरा 20% से बड़ा है तो उस वजह से मेरे को लग रहा है कि रेवेन्यू बड़ा है। अगर डिक्रीज होता तो आई वुड हैव सेड दैट द कंपनी इज लूजिंग अ मार्केट शेयर, न्यू कॉम्पिटिटर इज अराइजिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मेरा रेवेन्यू कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि मेरा क्लाइंट जो था वो किसी और के पास चला गया। किसी और के पास क्यों गया? क्योंकि वो नया बिजनेस नए दाम पे, सस्ते दाम पे दे रहा था। करेक्ट? या तो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड। अब देखो, सिंपल सी चीज है, रेवेन्यू बनेगा कैसे? क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट? रेवेन्यू, राइट? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब रेवेन्यू तुम्हारा इंक्रीज हुआ, या तो देखो तुम, अब इसमें है ना, ऑल्सो यू नीड टू ड्रिल डाउन व्हेन यू विल डू ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। आई टीच दिस आउट। क्वांटिटी को वेरीफाई करो, प्राइस को वेरीफाई करो। क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करोगे, प्राइस को कैसे वेरीफाई करोगे, सोच के रखो। जब क्लास आएगा तो तुम ही से पूछने वाला हूं, तुम ही से पूछूंगा, है ना? तो प्राइस और क्वांटिटी पे खेल होता है ना? इन अ सिमिलर वे कॉस्ट पे भी यही, ठीक है? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वो चीज पे मेरे को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। कुछ गलत हो रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है, या तो डिमांड ही कम हो गई, है ना? तो ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए whenever you're going to be going before the client, and this is what we are calling as a part of a homework procedure, है ना? हम क्या कर रहे हैं? डेस्कटॉप रिव्यू, ठीक है? हम लोग अभी क्लाइंट के पास जाने से पहले, क्लाइंट ऑडिट साइन हो गया, क्लाइंट ने बोला सर ये हमारे एबीसी लिमिटेड के, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स है। आप क्या कर रहे हो? बैठ के पहले पूरे फाइनेंशियल्स को एंड टू एंड गो थ्रू कर रहे हो, सो दैट बिफोर यू गो फॉर अ डेटा, डेटा नहीं मांग रहे, जाके गए सर वाउचर दे दो। अरे क्या वाउचर दे, खुद भी मांगोगी कैसे? नहीं, आप सीए मॉन्क की स्टैट्यूटरी ऑडिट मास्टर क्लास करके आए हैं बेटा। सही चीज मांगेंगे, सही ढंग से मांगेंगे तो मजा आएगा क्लाइंट को भी और आपके पार्टनर को भी। आपका होगा खटाखट प्रमोशन जर्नी में। इसलिए कह रहा हूं पूरी क्लास आखिरी तक देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू मेरे को समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है? नेक्स्ट मैं मूव करता हूं अदर इनकम। अच्छा सर, रेवेन्यू के साथ मेरे डेटर्स का आपने एक इंपैक्ट बताया था। हाँ, अब डेटर्स का जब मैं टर्नओवर रेशियो निकालता हूं, एक और चीज समझा देता हूं, रेशियो एनालिसिस भी हम सीखेंगे इस क्लास में। तो जब हम डेटर्स का एक रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, and whenever you're going to be calculating a data's turnover ratio, what you are going to be doing is that you're going to be checking कि भाई मेरे डेटर्स जो हैं, इट्स व्हाट पोर्शन ऑफ अ टर्नओवर। मतलब कि समझो मेरा सेल हुआ 100 रुपए का और डेटर है 20 रुपए का, राइट? मेरा सेल हुआ कितने का? 100 रुपए का, एंड डेटर्स आर समवेयर अराउंड 20, ठीक है? तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज दैट, है ना, टर्न ओवर बाई मेरा डेटर्स विच इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना? तो व्हाट आई ट्राई टू डू, समवन से फॉर एग्जांपल सेल इज 100, डेटर्स इज, है ना, 20। अब इसमें जब भी आप सेल कंसिडर करोगे तो कोशिश करना क्रेडिट सेल हो, कैश सेल ना हो, क्रेडिट सेल हो, सो दैट यू विल गेट अ बेटर एनालिसिस, है ना? तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, राइट, यू विल सी दैट योर डेटा टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। मतलब सेल्स के जो आपका जो डेटर्स है ना, इट्स 5 टाइम्स योर सेल्स, सिंपल। मतलब तो डेटर्स इनटू 5 टाइम्स इज योर सेल्स, दैट इज समथिंग व्हिच यू विल डू। और इसको एक बहुत डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, इसमें डेटा डेज भी निकालेंगे, एवरीथिंग वी आर गोना बी कैलकुलेटिंग इट आउट। बट हाँ, ये चीज आपको समझना है कि देखो आपका डेटर जो है, डेटर अगर बढ़ गया है तो आपने डेटर में पैसा ब्लॉक करके रखा है ना? आपने उसको माल दिया ना भाई, पैसा ब्लॉक हुआ है आपका। अब पैसा ब्लॉक हुआ है तो कैश फ्लो में आपको ऑफकोर्स सी बात है ये नेगेटिव दिखेगा, इंक्रीज इन डेटर्स, ठीक है? तो दैट इज समथिंग यू विल एबल टू फाइंड इट आउट। चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं, अदर इनकम। सर अदर इनकम मेरी बढ़ गई है, दिख रही है आपको, राइट? अब अदर इनकम जनरली रिलेट्स टू व्हाट? अदर इनकम इज जनरली रिलेटिंग टू द इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। जो कोर रेवेन्यू रहेगा वो तो यहां रहेगा, राइट? जैसे कि टायर मैन्युफैक्चरिंग से, टायर एमआरएफ कंपनी है, एमआरएफ टायर बेच रही है तो एमआरएफ का रेवेन्यू यहां रहेगा। बट जो स्क्रैप जनरेट होगा वो यहां पे आएगा अदर इनकम में। जो एफडी इनकम आएगी वो अदर इनकम में आएगी। बट अदर इनकम क्यों बढ़ सकती है? दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे लग रहा है कि भाई अदर इनकम में इन्होंने एफडी में भगाभग पैसे डाले होंगे, उससे इंटरेस्ट आया होगा, उसके वजह से हो सकता है, राइट? या तो स्क्रैप सेल बहुत बढ़ गया होगा, वो भी हो सकता है, राइट? अब चलो एफडी से रिलेट करते हैं। अगर आप देखें कि कंपनी का होगा भाई पैसा पड़ा होगा, लेट्स सी,
5 लाख रुपए दिख रहा है। टर्म डिपॉजिट विद मैच्योरिटी मोर देन 3 months बट लेस देन 12 months, तो यहाँ पे दिख रहा है बट प्रीवियस ईयर तो नहीं था, है ना। तो कुछ अदर इनकम में अलग चीजें बैठी हुई होगी, जस्ट क्लाइंट को एक बार ओवरव्यू टच कर देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है बिकॉज अमाउंट छोटा है। अभी हम मटेरियलिटी पे नहीं गए, बट हाँ थोड़ा सा आपको फील होना चाहिए कि नंबर्स कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, ठीक है। जनरली एक और चीज बता देता हूँ रेवेन्यू रिलेटेड, रेवेन्यू को हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइटम मानते हैं। व्हाई? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना बी लिंक्ड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू लाने के लिए मैं असेट खरीदता हूं, रेवेन्यू लाने के लिए मैं एम्प्लॉयज को रखता हूं, रेवेन्यू लाने के लिए मैं कॉस्ट को इनकर करता हूं। तो ज्यादातर चीजें जो आप लिंकिंग करोगे ना तो रेवेन्यू से होती है, और इसलिए रेवेन्यू को भी ट्राई टू कीप इट मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंट करेंगे, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंट? सर ऐसा अकाउंट जो इंपॉर्टेंट है जिसपे मेरे को ध्यान देना है ऑडिट करते वक्त, तो उसमें हम एक पैरामीटर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हम देखते हैं रेवेन्यू में ज्यादा होती है, इसलिए आप देखना रेवेन्यू में आप बहुत बार कट ऑफ प्रोसीजर्स करेंगे। हाँ 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 सर, कट ऑफ सुना है, याद रखना। कल बेटा असर्शंस पूछूंगा, पढ़ के आना। असर्शंस पढ़ाऊंगा, सही टेंशन ना लो, बट यस दिस आर थिंग्स व्हिच आर गोना बी अगेन गोना बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, ठीक है। चलो अब सर अदर इनकम क्यों बढ़ा, है ना। एक तो डिपॉजिट्स का लग रहा है या तो स्क्रैप वेप का लग रहा है। सर नोट में कुछ दिया है इन्होंने, क्लाइंट ने नहीं दिया है सर, नहीं दिया है। क्लाइंट निकला कंजूस, मक्खी चूस, ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या रीजन मेरे हिसाब से हो सकता है। न्यू बिजनेस वर्टिकल, न्यू बिजनेस वर्टिकल इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस सर्विसेज टू कस्टमर, है ना। मतलब कुछ एक अदर अदर इन्होंने वर्टिकल ओपन किया है विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी सोर्स बट रिलेटेड टू अदर सोर्स। एंड कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन अ कोर ऑपरेशन। अगर डिक्रीज हुआ है तो कोर ऑपरेशन से एफडी इंटरेस्ट, ये सब चीजें हो सकती है, राइट। अभी मेरे को एक रीजन मैं सोच के रखा हूं। अच्छा अब एक और चीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं। बट एक चीज ध्यान रखो, जब मैनेजमेंट बना रहा है देयर आर चांसेस दैट देयर आर ग्रुपिंग इश्यूज, बहुत बार होता है। मतलब क्या सर? मतलब क्लाइंट को लगा कि भाई ये मेन रेवेन्यू है बट उसने गलती से उसको अदर अदर इनकम में डाल दिया। कर सकता है ना, उसको थोड़ी यार बेचारे को इतना ज्ञान है यार इंडेक्स का। आप हो यार, आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आपने मास्टर क्लास देगी, आपको पता है, राइट। तो काफी बार होगा कि क्लाइंट में ऑल्सो हैव अ रीग्रुपिंग इश्यूज, बट डज दैट लीड टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? आइडियली नो, बिकॉज यू एज एन ऑडिटर यू नीड टू टेल देम कि भाई देखो ये रीग्रुपिंग इश्यूज है, इसको आपने अदर इनकम में नहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, है ना। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था बट फिर से समझ लेते हैं। देखो स्टॉक इन ट्रेड में क्या दिया गया है इन्होंने। स्टॉक इन ट्रेड कोई गुड्स खरीदा है, राइट, विच इज देयर, उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। अब जैसे मैं कोई गुड्स खरीदूंगा तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, उधारी में खरीदूंगा तो मेरा क्या होगा, लाइबिलिटी बिल्ड होगी, है ना। तो पैरेलली आपको देखना चाहिए कि आपके ट्रेड पेबल्स खड़े हो रहे हैं बुक्स में, राइट। ट्रेड पेबल्स जो आ रहे हैं वो खड़े हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे हैं नहीं, कंपनी बड़ी अच्छी है, राइट, बट हाँ कुछ करंट में यहाँ पे दिए गए हैं। देखो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपको एमएसएमई और बाकी इसका अलग से दिखाना पड़ता है ना। तो वो ट्रेड पेबल्स का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल बिजनेस 5 लाख का इधर यहाँ पे है। पैसा रोक के रखा है लोगों ने। अब देखो जनरली ये बैलेंस शीट कब बना है, 31 मार्च, तो एज ऑन डेट होता है उस दिन का। ऐसा भी हो सकता है ना कि 29 मार्च को इन्होंने खरीद लिया, जैसे आज हम 31 पे बैठे हैं, गजब वाली बात है, राइट। तो दिस थिंग्स आर कैन बी देयर, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप देख रहे हैं। पैरेलली मैंने देखा कि हाँ भाई चलो इन्होंने पैसा रखा है, होल्ड पे रखा है, दूसरों का पैसा पॉजिटिव दिखना चाहिए कैश फ्लो में। कैश फ्लो में आप देख लो, है ना, आपका पॉजिटिव दिख रहा है ये रहा, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, इंक्रीज हो गया। पैरेलली एनालिसिस करते आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या रीजन यहाँ पे सोचा है ना। मोर गुड्स हैव बीन परचेज इन दिस ईयर टू मीट द डिमांड, ऑफ कोर्स ये बात है, डिमांड कर गया, अगर कम हुआ तो कंपनी इज लूजिंग मार्केट शेयर, न्यू कंपटीशन अराइजिंग, कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड, लो डिमांड, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के बारे में बोला गया, एक सेकंड दो। ओके, द नेक्स्ट थिंग जो हमको देखना था वो है चेंजेस इन इन्वेंट्री, राइट। अब चेंजेस इन स्टॉक, राइट, इट्स नथिंग अबाउट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर अब ये सवाल ये आता है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये क्यों आता है। देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, राइट, यहीं पे दे देता हूँ।
बचपन में डू यू रिमेम्बर दैट यू यूज टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, आप P&L स्टेटमेंट बनाते थे, कैसे बनाते थे? ओपनिंग बैलेंस है ना, परचेसेस, फिर आप बनाते थे यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे आप बनाते थे क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आता था आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। याद है बचपन का ये प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट है ना, यही यही मेरे को तो सबसे अच्छा यही लगता था। ठीक है, यही बनाते थे इस तरीके से, यू जस्ट मेक इट आउट। ठीक है, अब मान लो सेल वॉज ₹300, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वॉज ₹100, परचेसेस यू डिड फॉर 200, है ना, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज सपोजिंगली, अच्छा लेट मी टेक जीपी एज 120, है ना, तो व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? सिंपल, क्लोजिंग बैलेंस इज दिस माइनस दिस, करेक्ट? क्लोजिंग बैलेंस इज 180 और क्लोजिंग स्टॉक इज 180, एक से ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? 180, मिल गई है। अब नेक्स्ट चीज अगर आप देखें यहाँ पे, राइट, जो एक से ना, सॉरी सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हाँ 120, हाँ मैच हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका 120 हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 100, परचेस किया 200 का, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा था 120, सेल्स हुआ 300 का, क्लोजिंग स्टॉक 120। इंडेक्स में क्या चीज हो रही है? और जब आप फाइनेंशियल्स बनाते हैं, ये जो राइट 300 है वो यहाँ पे आ गया, परचेसेस जो आप करते हैं ये परचेसेस स्टॉक इन ट्रेड ये आ गया, है ना, तो मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, राइट, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, है ना। ये आपका देखो सेल्स यहाँ पे आ गया, ये परचेसेस आपका ये आ गया परचेसेस, अब बचा ये एडजस्टमेंट, जीपी पे तो आना ही है ना, जीपी पे तो आना ही है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वही चीज हम कर रहे हैं, राइट, जो भी हमारा क्लोजिंग है ना, तो आप उसका चेंज ले रहे हो कि भाई क्या चेंज आया है मेरा, राइट, व्हाट इज द चेंजेस, दैट इज समथिंग व्हिच यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग, खत्म, समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारा चेंज इन स्टॉक आ रहा है विच इज दिस, राइट, तो यहाँ पे आपने माइनस कर दिया, विच इज नथिंग बट व्हाट, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आप इसको चेंजेस कर दे रहे हैं ताकि आपका प्रॉफिट कांस्टेंट रहे, है ना, आपका आपका प्रॉफिट कांस्टेंट रहे, -20, तो एडजस्टमेंट करोगे तो आपका 120 जीपी आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो वही चीज है, सिंपल, जैसे अब इस फॉर्मेट में डाल दो इसको, ये देखो, कुछ नहीं है भाई, फॉर्मेटिंग का खेल है, और क्या है, फॉर्मेट में डाल दो इसको इधर, अदर इनकम अपनी है नहीं, जीरो कर दो इसको, उसको रहने तो चाहिए था तुमको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिस, ये हो गया 0, टोटल इनकम हो गई इतनी, परचेस स्टॉक एंड ट्रेड हो गई ये, है ना, चेंजेस इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आ गया खत्म, है ना, तो व्हाट यू विल डू, विल टेक दिस माइनस, है ना, दिस माइनस योर एक्सपेंसेस, आ गया आपका प्रॉफिट, समझे दादा? यही चीज हो रही है, बस फॉर्मेटिंग का खेल है, आई होप यू गॉट इट, समझ में आया? बस वही चीज की हमने, जो पहले के बचपन में करते थे वो भी अभी कर रहे हैं, बट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स हैव चेंज्ड, समझ में आया? बस वही चीज है ना, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मैंने एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, अगर ये मेरा उल्टा रहता, मतलब क्या, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक वुड हैव बीन 80, राइट, तो ये अलग आता मेरा जीपी, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता, आइडियली इसको बैलेंसिंग फिगर लेना था मेरे को। ठीक है, आगे 80, खत्म, समझ में आया? बस वही चीज है और कुछ नहीं है, नंबर है भाई, नंबर फील करो, फील करो, ऑडिटर हो आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये हो गया चेंजेस, नेक्स्ट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बेनिफिट, इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूं, अगर चाहिए तो आपको आप देख लो, अगर चाहिए तो फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है भाई? जनरली एवरी ईयर द कंपनी यूज्ड टू गिव अ प्रमोशन टू एम्प्लॉइज, है ना, प्रमोशन देती होगी, 10% तो सैलरी इंक्रीमेंट की वजह से हुआ होगा, ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 तो इंक्रीमेंट ही होता है, 8 से 10%, राइट, तो वो तो इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बड़े होंगे, हेड काउंट बड़ा होगा, इसमें व्हेन यू डू एम्प्लॉय का ऑडिट, पेरोल ऑडिट, एम्प्लॉय काउंट, स्टॉक काउंट,
सॉरी एम्प्लॉय का हेडकाउंट रिकंसिलिएशन आपसे करवाऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज समथिंग विच यू आर गोना बी लविंग। तो 27% है, तो मोटा मोटी 10% तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट, और बाकी का एम्प्लॉय हेडकाउंट इंक्रीज हुआ होगा। तो जब आप किसी से भी इंक्वायर कर रहे हो, एक क्वेश्चन पूछने का या दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिससे मेरे को पूरे आंसर मिल जाएंगे। एक होगा एवरेज सैलरी कितना है एम्प्लॉय का, फिर मैं पूछूंगा एज अ स्केप्टिकल माइंडसेट, पहले ही पूछ लूंगा। देखो जनरली क्या होता है, जब आपका मैनेजर जाएगा, व्हेन यू विल गो फॉर ऑडिट, द फर्स्ट टाइम मैनेजर विल गो एंड इंक्वायर एवरी ब्लडी थिंग। उसको ऑडिट शुरू होने से पहले ही ना पता है कि क्यों इतना कॉस्ट बढ़ा है। एक्चुअली में जाके आप यही नंबर को तो ऑडिट करोगे कि क्या ये 10,90,570 रुपया सही है या नहीं, सही है या नहीं, वही तो ऑडिट करना है। बट पिछले साल का तो नंबर ऑडिट किया था आपने, ओ चाचा कंपेरेटिव्स बना रहे हैं हम, पिछले साल का नंबर हमने 8,55,000 ऑडिट किया है, 8,55,000 पे कंफर्ट था। इतना कॉस्ट तो रहेगा ही अगर बिजनेस सेम लाइन पे ग्रो कर रहा है, बट बिजनेस ग्रो किया है, बिजनेस ग्रो किया है, कितना ग्रो किया भाई? देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, है ना, है ना? मोटा मोटी अगर मैं ऑडिटर हूं, दिमाग में देखो 7-8% तो भैया मोटा मोटी मेरे हिसाब से 8% का तो इंक्रीमेंट दिया ही होगा इन्होंने। बचा कितना? 19%। 19% का मेरा हाइक हुआ है। क्यों हाइक हुआ है? बिकॉज 19% रेवेन्यू बढ़ा। ऑडिट शुरू होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में इंटरनलाइज होना चाहिए चीजें, हो रही है इंटरनलाइज। 19% रेवेन्यू ग्रो है, 19% एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रो हुआ है। क्यों? अरे रेवेन्यू ग्रो होगा तो टीम तो लगेगी ना, सपोर्ट फंक्शन बढ़ेगा, बिजनेस विल ग्रो, यू नीड टीम्स ऑन अ ग्राउंड। बस मोटा मोटी ये आया। अब मैं ऑडिट ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मैं पूछ लेता बेटा एवरेज सैलरी कितना है, मैं पूछ लेता नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, राइट? फिर मैं पूछ लेता इंक्रीमेंट कितना हुआ है, परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट, राइट? ये तीन चार चीजें आप पूछ लो ना, हो गया, एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हुआ है क्लाइंट में। ठीक है, ये पहले पूछ लेने का, ताकि आप ऑडिट शुरू करने से पहले ना एक दिमाग में पता हो कि भाई चलो नंबर पे कंफर्ट आ गया ना, बस। पार्टनर को आई जस्ट टेल यू आउट, whenever we used to work in Big Four, right, हम लोग क्या करते थे, पार्टनर पता है, एक एक वर्किंग पेपर जो आप बनाएंगे हम आगे की क्लासेस में, राइट, ही इज नॉट गोइंग टू बी ओपनिंग ऑल योर वर्किंग फाइल, कैश एंड बैंक फाइल, एक्सपेंसेस फाइल। ही इज नॉट सेइंग दैट कि भाई चल ले, ये बेटा ये वाउचर लेके आ, मैं बैठ के ऐसे टिक टिक देखूंगा तूने ग्रीन टिक पे इनसे टिक मारा है कि नहीं, ऐसा उल्टा टिक मारा है कि नहीं। ये सब नहीं होता, ओ दादा, गॉन आर डेज। पार्टनर को हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज दिखाते हैं, विच इज OAR और ARD डॉक्यूमेंट, विच इज अ फाइनल डॉक्यूमेंट। मैं आपको दिखाऊं, देखोगे? अरे देखना है क्या? बोलो हाँ। नहीं नहीं, मन में मन से बोलो तो दिखाऊंगा, देखोगे? फाइल नहीं दूंगा बट हाँ दिखाऊंगा जरूर, है ना? तो ये होता है हमारा, ये इस तरीके का हम बनाते थे। देखो क्या गजब बनाते थे, है ना? ये पूरा एक बनाया हुआ एनालिसिस की पीपी का पूरा यहाँ पे एनालिसिस है। आप एनेक्स्चर 1 पे जाइए, ये एम जो दिख रहा है वो इमटेरियलिटी होता है ना, कि इमटेरियल है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। बाकी हर एक इसका आप देखो पूरा डिटेल एनालिसिस होता है, एक नंबर, देख के मजा आ जाता है, राइट? हम लोग भी करेंगे ऐसा, राइट, डेफिनेटली इतना डिटेल में नहीं करेंगे बट हाँ आपको सिखा दूंगा। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, टेंजिबल एसेट का क्यों बढ़ा है, इंटेंजिबल एसेट क्यों बढ़ा है, फिर करंट ईयर में क्या हुआ है, पूरा एनालिसिस लिखा है, राइट, नोट वाइज डिटेल हर एक चीज का एनालिसिस लिखा है। पार्टनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के वो तुम्हारा हर एक चीज देखे। रेवेन्यू जैसे अदर इनकम है, तो अदर इनकम में ये उसी प्रकार से FD इंटरेस्ट बढ़ा होगा तो उसका पूरा रिकंसिलेशन दे दिया कि 18 में कितनी थी, 19 में कितनी थी, एवरेज रेट कितना था, उसके बेसिस पे एक रिकंसिलेशन बना के दे दिया, राइट? मैं आपको एंड रिजल्ट दिखा रहा हूं, ये एंड गोल है, पता तो होना चाहिए। इसके बेसिस पे पार्टनर को एक नंबर पे कंफर्ट आएगा। कौन से नंबर्स पे कंफर्ट आएगा? ये जो हम बना रहे हैं ना, इस नंबर्स पे कंफर्ट आएगा, और इसके बेसिस पे हिल सी कि हाँ भाई चल, ये तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट बड़ा है, कितने से बड़ा है? 2-2.5-3 लाख से बड़ा है, मेरे को कंफर्ट आया है क्योंकि मेरी टीम ने ऑडिट किया है, उसका रीजन दिया है, राइट? ऐसे यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, है ना? यहाँ पे एनेक्स्चर दिया है, लिंक लगी हुई है, बहुत बढ़िया से पूरा डिटेल दिया है, सैलरी इन वेजेस बड़ी है, एवरेज नंबर ऑफ एक्सपेट नॉन एक्सपेट, एक्सपेट नॉन एक्सपेट बाहर के कुछ एम्प्लॉइज। तो वो सब चीजें आप डिटेल में सीखोगे, और वही चीज हम सिखाने के लिए आपके क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, चलो एम्प्लॉय कॉस्ट पे एक आइडिया मिल गया, देख लेते हैं फटाफट। भागना नहीं है, चीजों को समझना है बस। टू एक्सटेंड अ बिजनेस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हैज बीन इंक्रीज टू रिटेन द टैलेंटेड एम्प्लॉइज वेयर वेरियस बोनस हैव बीन गिवन, एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 10% दिया गया।
ठीक है, और रिडक्शन इन कंपनीज वर्कफोर्स, वॉलंटरीली पे कट, क्लोजर ऑफ बिजनेस वर्टिकल, एम्प्लॉइज, ये सब हुआ है। तो अगर डिक्रीज होता तो कोई धंधा बंद हुआ है, चल नहीं रहा है, वो सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मेरी बढ़ गई। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंपनी ने लोन लिया होगा, दिमाग में आ रहा है, या लोन का अमाउंट बढ़ गया होगा, हो सकता है। या तो गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी। गवर्नमेंट को क्या है, बढ़ाते जा बढ़ाते जा, है ना, बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये सब वजह से मेरा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया है। एक्चुअल में देखते हैं क्या होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कवर किया था, फाइनेंस कॉस्ट मेरी कम हुई है। बट ऐसा होगा कि जो रीपेमेंट हुआ होगा वो एंड ऑफ द ईयर में हुआ होगा, मतलब 30 मार्च मंथ में हुआ होगा, जिस वजह से मेरा कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है। जिस वजह से कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, है ना। तो वो चीज हो सकती है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है मेरे इसमें। अब जब ऑडिट करेंगे डिटेल में तो और घुसेंगे हम। अब मैं एज अ पार्टनर, इमेजिन दैट योरसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग फर्म, यू आर अ पार्टनर, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू विल आस्क टू योर टीम कि भाई ये रीपेमेंट कौन सी डेट को हुआ है? ये रीपेमेंट, आप रीपेमेंट शेड्यूल दिखा रहे हो यहाँ पे, रीपेमेंट कौन सी डेट को हुआ है बताओ। आपको ये पूछना चाहिए अपनी टीम को। दूसरा, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था लास्ट ईयर? ठीक है, इंटरेस्ट कितना था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, और आपने ये सवाल पूछ लिया, बहुत बढ़िया, आपका ऑडिट वहीं पे समाप्त होता है। एक रिकंसिलेशन दिमाग में बन गया। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स चेकिंग एंड वेरिफिकेशन इज नॉट, is something which we are born for. We are born for to understand the numbers. पार्टनर बैठ के ये नहीं करता। पार्टनर बैठ के 3-4 सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पूछेगा आपको, और इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा कि चलो बताओ, लोन में फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोना बी इवेलुएटिंग। दादा हम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ में। देखो, क्लास कर लोगे और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हुए तो कोई काम का नहीं है क्लास में। एट द एंड ऑफ द डे क्लास इसलिए देख रहे हो ताकि अंदर से ज्ञान की प्राप्ति हो और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो, वही हमारा गोल है। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द नंबर्स आउट। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या रीजन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वन और मोर टर्म लोन हैज बीन टेकन इन अ करेंट ईयर। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं है। इन लास्ट ईयर द लोन वॉज टेकन ड्यूरिंग द ईयर एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट रेट इज नॉट बीन चार्ज फॉर द कंप्लीट ईयर। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये अच्छी, एक अच्छा थॉट प्रोसेस है। मत लो कि लास्ट ईयर आई हैव टेकन अ लोन ऑन February 2020, है ना, सॉरी February 2021। February 2021 को मैंने लोन लिया, इसलिए उधर इंटरेस्ट कम था। करेंट ईयर में वो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज हो गया, ये भी चीज हो सकती है। इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। तो ये सब इंटरव्यू में आपको, जब पार्टनर के साथ आप बैठोगे ना रिव्यू को, ये सब चीजें दिमाग में रख के जाना कि लास्ट यूरो क्वेश्चन ऑन दिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली लिंक टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट्स, राइट। अब असेट से लिंक है। सबसे पहला दिमाग में क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन क्यों बढ़ा? क्योंकि असेट खरीदा होगा कंपनी ने, सिंपल है। डेप्रिसिएशन जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे, बट अभी फिर से समझ लेते हैं, राइट। तो देखो क्या बोलता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, मेजॉरिटी ऑफ न्यू असेट्स वर परचेज इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर ओनली। इन लास्ट ईयर मेजॉरिटी ऑफ असेट्स वर परचेज इन लास्ट सेकंड क्वार्टर। ऐसा हो सकता है। अब देखो, अगर मैं पीपीई के शेड्यूल पे जाऊं, राइट, मेरे को देखो पीपीई दिख रहा है, राइट। इफ यू कुड सी, लास्ट टाइम जो था मेरा 18 लाख का था, इस बार मेरा है 27 लाख का। ठीक है, अब एक और चीज, एनालिसिस। ओ दादा, एनालिसिस करना है ना, ऑडिटर हैं आप, ऑडिटर हैं आप, ऑडिटर हैं आप। बैलेंस शीट के नोट्स पे जाएं, परसेंटेज निकालो ना। ये लास्ट नहीं, सॉरी, गलत लगा दिया मैंने, है ना। दिस डिवाइडेड बाय परसेंटेज, देख लेते ना कि व्हाट इज अ परसेंटेज करंट ईयर। 20% मोटा मोटी डेप्रिशिएट हो रहा है ना। लास्ट ईयर का देख लेते हैं, लास्ट ईयर कितना था। लास्ट ईयर का थोड़ा सा कम रहेगा मेरे हिसाब से, 13%। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ज्यादातर असेट जो थे वो पिछले साल के एंड में आए थे, मान लो फरवरी 2021 में आए थे। ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा, इस साल मैंने शुरुआत में एडिशन मार दिए। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, डेट ऑफ एडिशन, एडिशन क्या है, एंड सेकेंड रेट,
और थर्ड है कोई चेंज इन, इन्होंने पॉलिसी तो नहीं कर दिया, है ना। ऑडिटर हो, दिमाग में ऑडिट करने से पहले ही, अब ये क्यों मैं कर रहा हूं आप समझो, मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा ये सब लेके ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। ये क्या हो रहा है बेटा, प्लानिंग। हम रट्टा मार लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम, है ना। ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच वी आर गोना बी परफॉर्मिंग इन द ऑडिट। या वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, बट हम एक एक लाइन आइटम पे समझ रहे हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ एडिशन क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, चेंज इन पॉलिसी क्या है, ये सब चीजें मैं समझ रहा हूं अभी, है ना। अब अगर आप देखोगे, है ना, तो हमेशा उस दिन मैंने क्लास में एमआरएफ का भी दिखाया था आपको, है ना, कि यू ऑल्सो गोना बी रीडिंग दी कारो रिपोर्ट, यू ऑल्सो गोना बी रीडिंग दी ऑडिट रिपोर्ट, यू ऑल्सो गोना बी रीडिंग दी आईएफसी रिपोर्ट। ये सब चीजें आप पढ़ के जाएंगे। और हाँ, टेस्ट दे देना, टेस्ट दे देना, नहीं तो घर पे आके देखना, वहीं पे कुटाई करूंगा तुम्हारी, सच बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी सिटी में विजिट करता हूँ आपके लिए, मीटअप वीटअप के लिए, फिर आऊंगा तो देखना कुटाई करूंगा तुम्हारी, ठीक है। होमवर्क कर लेना, मजा आएगा भाई। हाँ चलो नेक्स्ट। फाइनेंस कॉस्ट डन, फाइनेंस कॉस्ट का मैंने रीजन भी देख लिया। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, यस। डेप्रिसिएशन ऑल्सो डन, डेप्रिसिएशन ऑल्सो डन। अदर एक्सपेंसेस पे चलते हैं। यस, अदर एक्सपेंसेस में आई थिंक एडवर्टीजमेंट्स इज समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन, एन एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज ऑफ अ टॉप लाइन, है ना। टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू इज कॉल्ड एज अ टॉप लाइन, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्शन चार्जेस, राइट। तो कुछ कलेक्शन चार्जेस होते हैं, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जब आप ये कोर्स खरीदोगे, जिन्होंने खरीद लिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं खरीदा है, अरे क्या सोच रहा है दादा, अभी खरीद ले, फट से मजा आ जाएगा, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन पे या cmonk.com पे जाओ, मास्टर क्लास टैब में देखो, स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास खरीद लो। अब जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपको एक रेजर पे का गेटवे आता है, राइट। रेजर पे का एक गेटवे आता है। अब ये रेजर पे का गेटवे क्या करता है, रेजर पे का गेटवे यूज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम यू एंड गिव इट टू मी। बट क्या ये समाज सेवक है क्या रेजर पे, ना 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 ना, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट, ना 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 ना, गलत। ये आपसे 100 रुपए लेगा और मेरे को 98 रुपीज ही देगा या 97 रुपीज ही देगा, और ये पेमेंट गेटवे चार्जेस ले लेता है फ्री में। ये मेरा बिजनेस पार्टनर बना हुआ है, जिसके लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है। मेहनत करा मैं, बच्चा लाया मैं, सब कुछ मैंने किया। रेजर पे क्या बोलता है, आई एम गिविंग यू सपोर्ट सर्विस सर, I'm ensuring that the money have been transferred from your student's account to your account. I said, very good. So Razor पे बोलता will charge some percentage of commission on that. I said, very good. But this is not I like it. But this is how the business works. ठीक है, तो यही है कलेक्शन, ना कलेक्शन चार्जेस, तो कलेक्शन चार्जेस रहते हैं। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो एक चीज आप कर सकते हो, इसको परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू से एक बार एनालाइज कर लो, यू विल गेट अ बेटर एनालिसिस, बिकॉज ये रेवेन्यू के बेसिस पे ही रहेगा, है ना। अच्छा, मोटा मोटी 1.1216 मतलब सही है। ऑडिट कर लिया, हो गया ऑडिट। ज्यादा, अब देखो ज्यादा बुद्धि क्या लगाना, 1% है, 1.1, 1.12। अब उसका स्टेटमेंट देख लेना, 0 पॉइंट कितना बड़ा है, 0.04 बड़ा है ना, 0.04% बड़ा है। क्यों बड़ा है, एक बार बात कर लेना, एक बार डॉक्यूमेंट देख लेना कि रेट चेंजेस हुए हैं क्या, खत्म, ऑडिट हो गया। क्लाइंट को जाके पूछ लेना कि कलेक्शन चार्जेस का आपका इंक्रीमेंट हुआ है क्या। That is something which you are going to be doing when you are going to be making planning ARD। जब आप दादा ये बनाओगे क्लाइंट के साथ बैठ के, क्लाइंट मेरे को हर एक चीज का रीजन देगा, है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल्स द कलेक्शन चार्जेस हैव बीन आल्सो इंक्रीज, खत्म। क्लाइंट यही बोलेगा, बट आप क्लाइंट को बोलना कि मैंने देखा कि रेट बढ़ गए हैं, क्यों बढ़े बता, समझा क्या। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑडिटर हो, दिमाग लगाओ, क्लाइंट ने चोरी कर सकता है। कैसे चोरी कर सकता है सर, नहीं समझा, मैं समझाओ सर, चोरी मतलब क्या। देर आर चांसेस दैट द क्लाइंट हैव बुक दिस कॉस्ट एज एक्चुअल, बट रेवेन्यू को वो डेफर कर रहे होंगे कि अगले साल ज्यादा रेवेन्यू दिखाने। तो उल्टा कैलकुलेट कर लो ना। अगर मेरे चार्जेस हैव बीन कांस्टेंट, क्लाइंट बोला कि सर हमारा रेट तो चेंज नहीं हुआ है, पिछले साल जो रेट था वो भी इस साल इतना ही है। ओ भाई ध्यान से समझो, पिछले साल जो रेट था इस साल भी उतना ही है, रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए। मैं बोला कि भाई तुम्हारे फिर रेट कैसे बढ़ गए, बोले नहीं सर रेट तो सेम था। तो मैं बोला भाई तो तुम्हारा रेवेन्यू कम बुक हुआ है, हो सकता है ना क्लाइंट रेवेन्यू डिफर कर सकता है।
क्लाइंट रेवेन्यू डिफर कर सकता है ना, तो उल्टा कर दो तुम कि भाई पिछले साल मेरा रेवेन्यू इतना था, है ना। मतलब क्या, सिंपल, वो क्रॉस वाला काटा वाला लगाते हैं ना हम लोग। ऑडिटर हो, दिमाग एकदम तुम्हारा तेज चलना चाहिए तो मजा आए, है ना। ठीक है, यस। तो मैंने बोला कि, है ना, एक सेकंड, हाँ, कलेक्शन चार्जेस, हाँ, इतने कलेक्शन चार्जेस पे इतने का रेवेन्यू होता है। तो वही मेरे को इतना पूछना था कि भाई इतने के कलेक्शन चार्जेस में कितने का रेवेन्यू होगा, खत्म। तो व्हाट यू विल डू, राइट, यू विल डू दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। आपका मोटा मोटी 1 करोड़ 4 लाख का रेवेन्यू होना चाहिए। हुआ कितने का है, 1 करोड़ का रेवेन्यू। क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ, कितने का डेल्टा है, दिस माइनस दिस। 4,06,000 का इन्होंने गोची किया है, 4,06,000 का गोची किया है। आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, स्टैट ऑडिटर हो, नंबर्स के साथ खेलो। जिसको नहीं समझा ध्यान से देखो या पीछे कर लो फिर से। मैं यही बोल रहा हूं कि भाई लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने सेम चीज लगाई कि अगर परसेंटेज तुम्हारा कलेक्शन चार्जेस का नहीं बढ़ा है तो फिर रेवेन्यू तुम्हारा उस लाइन में क्यों नहीं आया। 4 लाख का मान लो ये नंबर थोड़ा सा और ज्यादा होता, है ना। मान लो दिस नंबर वुड हैव बीन, मैं इधर चेंज करता हूं, उधर नहीं चेंज करता, नहीं तो मेरा नंबर हिल जाएगा, इंटू 1.3 कर देता हूं, इतना होता, 1,52,000। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज समथिंग विच यू नीड टू कीप। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, देखना भैया नंबर में गड़बड़ दिख रही है, क्लियर कट दिख रहा है। 35 लाख का रेवेन्यू क्यों कम हुआ बताओ, उल्टा निकाल लिया मैंने। क्लाइंट ने बोला कि सर कलेक्शन चार्जेस इज 1.2%, 1.12%। रेजर पे का आप स्टेटमेंट मंगा लो, उनका मेल देख लो कि भाई रेजर पे कितना चार्ज करता है, बताओ। ऑडिटर हो, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, सही बोले, मजा आ रहा है ना। हाँ, बस वही चीज आपको करना है मेरे भाई, वही चीज करना है, और उसी चीज के क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इस पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल पीपल आर डिपेंडेंट, एंड वी शुड नॉट मतलब लीव एनीथिंग विच इज मटीरियल। पार्टनर यही करता है, वो वाउचर बैठ के चेक नहीं करेगा, वो तुमको बुलाएगा चल दिखा रिजर्व पे का चार्जेस का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, और यही चीज हम आपको सिखा रहे हैं स्टैट ऑडिट मास्टर क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल्स द कलेक्शन चार्जेस हैव बीन आल्सो इंक्रीज्ड, है ना। सेल्स इंक्रीज होने की वजह से कलेक्शन चार्जेस भी बढ़ गया है ना। तो अभी ज्यादा डेल्टा है नहीं, बट मैं आपको बहुत ज्यादा घुस घुस के अंदर 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 बता रहा हूं। कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एक्सपेंसेस, अच्छा चलो अभी अपने अदर एक्सपेंसेस में चलते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर पिछले बार नहीं था, करंट ईयर में ला लिया है, तो ये लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी लाया है, ठीक है। अमाउंट बहुत छोटा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बट लेट्स सी क्या बोला गया है इन्होंने, है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल्स द कलेक्शन चार्जेस हैव बीन आल्सो इंक्रीज, नहीं सॉरी, कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर द कंपनी हैज हायर्ड अ वर्कफोर्स ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, यस। अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, बता दूं आपको, है ना। अब इतना ज्ञान ले रहे हो तो यू शुड नो वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज विच इज कॉल्ड एज ऑफ रोल एंड ऑल रोल एम्प्लॉइज। काफी बार once you are qualified, right, a lot of companies nowadays have been started doing is that they have been offering a job off roll and on roll। दो रोल होते हैं, ऑफ रोल ऑन रोल। ऑन रोल मतलब क्या, यू आर ऑन दी पे रोल ऑफ करेंट कंपनी। मान लो एक कंपनी है, राइट, सीएमओ, सीएमओ ने आपको हायर किया, हम बोले कि हम आपको हमारी कंपनी के पेरोल पे रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या, सीएमओ का ऑफर लेटर रहेगा, सीएमओ की बैंक स्लिप रहेगी, सब कुछ सीएमओ का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरा होता है ऑफ रोल। ऑफ रोल मतलब क्या, हम बोले कि नहीं नहीं, हम आपको सीएमओ के पेरोल पे नहीं रखेंगे, हम हमें आपको है ना दूसरी कंपनी पीक्यूआर उसके पेरोल पे रखेंगे, बट सैलरी आपको पीक्यूआर से आएगा, काम आप सीएमओ के लिए करेंगे। ये क्यों करते पता है, नंबर वन, कंप्लायंसेस इश्यूज कम होते हैं। दूसरा, कभी कोई फायरिंग करना रहे तो पीक्यूआर से, पीक्यूआर को बोलेंगे भाई इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तू फायर कर। नाम किसका खराब होगा, पीक्यूआर का, सीएमओ का नाम खराब नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज करती है, इवन बिग फोर आल्सो डज इट। ऐसे ना देखो, ऐसे ना मुझे तुम देखो, है ना।
वही मैं बोल रहा हूँ. So this is something which is going in the industry and market, which again you should be aware of this. कोशिश करो ऑन रोल में जाओ, बट अगर आपको ऑफ रोल में कोई कंपनी हायर कर रही है तो आपको ये बोलना है कि नंबर 1 एक्सपीरियंस लेटर कौन सी कंपनी का मिलेगा, नंबर 2 सैलरी स्लिप पेरोल स्लिप किस कंपनी से आएगा, ठीक है, और नंबर 3 आस्क देम टू कन्वर्ट देम ऑन यू टू ऑन रोल एम्प्लॉइज, है ना, ऑन रोल में कन्वर्ट करवा लेना. ये हो गया. नेक्स्ट इज रेंट एक्सपेंसेस. तो रेंट में कुछ लिया होगा इन्होंने, राइट. अब इसमें इंडेस 116 का इंपैक्ट आ जाएगा. थोड़ा सा एक बार 116 भी चेक कर लेना, राइट. अगर जो 116 जिन्हें नहीं पता, राइट, जस्ट ओवरव्यू कर लेना 116 रीड कर लेना, बिकॉज 115 116 इज समथिंग विच इज हाईली आस्क्ड नाउअडेज in interviews, either you're going for articleship or for a CAs, right. These two questions are going to be there. I'm going to be covering in our upcoming classes which is related to Q&A. वहां पे मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा. तो रेंट एक्सपेंस बढ़ गया है, मतलब कोई रेंटेड प्रॉपर्टी ली होगी, राइट. जस्ट चेक इट आउट, कोई नई लीज है क्या. अगर रेंट बढ़ती भी तो कितना बढ़ती, इंटू 1.1, या 20% भी बढ़ती तो 20% से 81,000 होती. तो कोई नई रेंटेड प्रॉपर्टी इन्होंने पक्का ली है, ठीक है. तो कंपनी हैड hired one yard in Chandigarh, expanded its operation in Chandigarh. 15% of annual increment has been made by the lessor in the existing and offered this. Generally 10% increment clause होता है, right, from the old lease to new lease. मतलब सेम प्रॉपर्टी if it is getting renewed 10% इंक्रीमेंट होगा. बट यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख गया कि कोई नया इन्होंने प्रॉपर्टी लिया है. कहाँ पे लिया है देख लेने का. नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस. कैसे बढ़ गया भाई लीगल एक्सपेंसेस पे? केस चल रहा है क्या? कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. लीगल एक्सपेंसेस कैसे बढ़ गया, चलो सोचते हैं. कि बिजनेस कंसल्टेंसी हैज बीन टेकन फ्रॉम बेन्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वर्टिकल. कोई नया वर्टिकल चालू कर रहे हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी लिया है तो उसको लीगल में क्लब कर दिया है. इंक्रीज इन लीगल कॉस्ट ड्यू टू सर्विंग अ लीगल नोटिस टू कस्टमर हु डिड नॉट पेड द अमाउंट. हाँ, तो एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, उस पर लव लेटर दे दिया, उसको केस चल रहा है, तो उस वजह से है. एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया है. अब लीगल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे, सीखेंगे जब ऑडिट करेंगे, सिखाऊंगा. अभी तो ऑडिट किया ही नहीं है, अभी तो ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो यू लर्न इन डिटेल, ठीक है. पेमेंट टू ऑडिटर, हाय राम. ऑडिटर फीस जनरली इंक्रीज होगी 10%, 20%, 30%, राइट. 1.3 से इफ आई कैन इंक्रीज दिस आउट, ठीक है, तो भाई होती है 1,23,000. इतनी कैसे ऑडिट फीस बढ़ गई? ऑलमोस्ट, राइट, इट इज इंक्रीज बाय, है ना, ऑडिट फीस 60% बढ़ना इज अनएक्सेप्शनल. मतलब दिस इज समथिंग विच इज देयर, राइट. दिस इज एक्सेप्शनल आइटम. इतना क्यों बढ़ गया? मतलब क्या काम बढ़ा होगा? काम बढ़ा होगा, कुछ तो हुआ होगा, राइट. तो देखते क्या लिखा है. बिजनेस कंसल्टेंसी हो गया. ऑडिटर हैज बीन फीस ड्यू टू न्यू बिजनेस वर्टिकल. एक नया बिजनेस वर्टिकल कंपनी ने चालू किया है, इस वजह से. तो कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि क्या नया वर्टिकल आया है क्या, ठीक है. तो इसमें जनरली हम सेपरेटली दिखाते हैं टैक्स ऑडिट और स्टार्ट ऑडिट का फीस विच इज देयर. तो वो सब चीजें हो सकती है, या कोई एप्लीकेबिलिटी हो गई होगी, या सर्टिफिकेशन वर्क बढ़ गया होगा, तो उस वजह से हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जनरली किसके हिसाब से रहेगा बेटा, है ना, ये आपका रहेगा मेरे हिसाब से रेवेन्यू के हिसाब से एक परसेंटेज. यू कैन जस्ट अगेन कैलकुलेट इट आउट, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी. देखना है तो ऑडिट कर लेते हैं तुरंत ही. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही छोटू अमाउंट है बेटा, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है, बट ठीक है. बढ़ गया, वो स्लैब रेट में बढ़ता है ना, इसलिए वो कंसिस्टेंट नहीं है, इस वजह से. बाकी तो कुछ नहीं है आई थिंक. इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस भी बढ़ गया है. आईटी सपोर्ट चार्जेस. आईटी सपोर्ट इतना कैसे बढ़ गया भाई? आईटी सपोर्ट को क्यों बढ़ा दिया? अब सोचो कि आईटी टीम हायर किया होगा, कंपनी का डेटा ब्रीच हो रहा होगा, राइट. टेक्नोलॉजी अपग्रेड की गई होगी, राइट. सीआरएम वगैरह इंप्लीमेंट किया होगा, राइट. तो दैट इज देयर. और फिर मिसलेनियस भी बढ़ गया है. तो मिसलेनियस में अब पता नहीं ऑन अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो ये सब चीजें हैं. मैंने ये सब चीजें सोचा कि भाई ये सब चीजें हो सकती है क्लाइंट के यहाँ पे प्रोबेबल, ठीक है. अब साथों साथ मैं गया क्लाइंट के पास और बोला, हे क्लाइंट, सर जस्ट वांटेड टू फिक्स अ मीटिंग विथ यू टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ मूवमेंट्स. बैठना क्लाइंट के साथ, उनको पूछना सर क्या रीजन है, क्लाइंट को पूछो. एंड मोस्टली ट्राई टू डू इट विद अ हायर अथॉरिटी. जनरली हम लोग जब करते थे, वी यूज्ड टू सिट विद सीएफओस, विद आवर असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर कमिंग इनटू दिस. दे सेड दैट शिवम तूने बना दिया ईआरडी, बना लिया तूने, प्लानिंग ओएआर बना दिया. आई सेड हाँ बना लिया. तो बता क्या रीजन है. तो ये रीजन मैंने प्लॉट कर लिए क्लाइंट के साथ बैठ के. मोस्टली जो हमने डिस्कस किया वही रीजन थे.
राइट। और बस वहीं पे आपको है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। नम्र निवेदन है आप सभी से, आप ही को बोल रहा हूं मैडम, हाँ हाँ आप ही को सर, यस। नम्र निवेदन है कि इसको खोलें और पढ़ें, अगर हो सकता है तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ें। दिस विल हेल्प यू आउट टू इंटरनलाइज द थिंग एंड यू विल फील एज इफ यू आर ऑडिटर टुडे। दिस विल आल्सो हेल्प यू आउट टू पुट इट टू सीवी। सीवी में कैसे डालना दादा टेंशन न हो गया, टेंशन मत लो, आई एम गोइंग टू बी हेल्पिंग यू आउट हाउ टू पुट दिस थिंग्स इनटू द सीवी, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, बट व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी इज टू डू द होमवर्क एंड डू द थिंग्स आउट। इफ यू डू इट पैरेलली, ट्रस्ट मी भाई, अपना लेवल अभी यहाँ था, यहाँ पे आ रहा है और ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, बट इतना आपको करना है, अभी पॉज करो और कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट बैलेंस शीट पे। सिमिलरली बैलेंस शीट पे देखो हमने कुछ कुछ चीजें कंप्लीट कर ली थी। आ जाए बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट में एक, अच्छा ऊपर से चलते हैं, पीपीई मैंने कवर कर लिया था, राइट, पीपीई हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है जनरली, कि कंपनी ने कुछ पैसा लगा के रखा है पीपीई में, असेट्स में, विच इज इनटू प्रोग्रेस, विच इज नॉट येट कंप्लीटेड, which will complete soon, which will complete soon। ठीक है, डेफर टैक्स का डिफरेंशिएशन आता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स अलग चलता है, हमारे बुक्स के हिसाब से अलग चलता है, तो डिफरेंशिएशन जो आता है तो डीटीए में आएगा। आगे आप सीखोगे जब आप पढ़ोगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ। इनकम टैक्स है ना, मेरा असेट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा इनकम टैक्स नेट असेट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टीडीएस रिसीवेबल, वो चीज यहाँ पे डली हुई है, उसका मैंने रीजन डाल दिया है। ठीक है, असेट है तो मेरे को लेना है। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट इट आउट, है ना। फिर से देख लो कि इन्वेंट्री मेरी अगेन बढ़ गई है, ट्रेडिंग गुड्स की स्टॉक बढ़ गई है, तो अब पड़ा है मेरे पास, माल ज्यादा पड़ा है। अब रीजन रखो कि क्यों इन्वेंट्री बड़ी हो सकती है, क्लाइंट ने इतनी इन्वेंट्री क्यों होल्ड की। नंबर 1, कैश डिस्काउंट मिला होगा। नंबर 2, ऑर्डर ज्यादा होंगे। नंबर 3, गुड्स ऑर्डर आ गए बट डिलीवर नहीं हुए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मेरी इन्वेंट्री में आ रही है। इन ट्रांजेक्ट स्टॉक भी हो सकता है। जब इन्वेंट्री में फेवरेट क्वेश्चन पूछेगा आपको, मैं अभी जाऊंगा इन्वेंट्री ऑडिट में, तब बताऊंगा कि हाउ डू कैलकुलेट द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैलिडेशन कैसे करोगे, कंफर्ट कैसे लाओगे नंबर पे, है ना। क्वांटिटी और प्राइस पे दोनों पे कंफर्ट लाना पड़ता है व्हेन यू गोना बी गोइंग फॉर अ स्टॉक काउंट, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड, है ना, तो हम सीखेंगे। बट इन्वेंट्री, जब टर्नओवर आप देखोगे, रेशियो कैलकुलेट करोगे, ये सब चीजों का एनालिसिस करना है। अब देखो, मैनेजमेंट हैज अ ह्यूज डिमांड फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, हेंस मेंटेन अ स्टॉक, द बल्क परचेसेस मेड अ कॉर्पोरेट वेंडर, है ना, तो इसको कुछ अट्रैक्टिव प्राइस मिला होगा, डिस्काउंट मिला होगा, इस वजह से होल्ड करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स को हमने ऑलरेडी इवेलुएट कर लिया था। कैश, कैश 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 कम कर दिया, बहुत कम कर दिया भाई, है ना, इतने ज्यादा कैश कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में लगा होगा, और ये देखिए 5 लाख यहाँ पे गए हैं, कैश को इन्वेस्ट कर दिया ना एफडी में, ओ दादा, पिछले बार नहीं था, इस बार था, 5 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना, 7 लाख, क्या मोटा मोटी तो 7 लाख वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हुए होंगे। दैट इज समथिंग व्हिच अगेन आई नीड टू कीप इन माइंड। फिर बैंक बैलेंस अदर देन अबव, बैंक बैलेंस तो ठीक है हमने देख लिया, एफडी में डाला गया है। फिर अदर करेंट असेट्स, अदर करेंट असेट्स में क्या डाला है इन्होंने, देख लो एक बार, सबका शेड्यूल दिया रहेगा, क्लाइंट ने पूरा डेटाबेस दिया है आपको, ये फाइनेंशियल्स को हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंसेस गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ज्यादा डेल्टा नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओहो हो, एक्सपेंसेस काफी सारे प्रीपेड मेरे बढ़ गए हैं, तो इस वजह से हो गए हैं। अब प्रीपेड का लिस्ट देख लो, क्यों प्रीपेड किया है, कितना प्रीपेड किया है, जस्ट चेक इट आउट। जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने प्रीपेड करके रख दिया, साल भर का पूरा बीच पे कर दिया है, बताओ, होता है ना, राइट, तो दैट विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। अदर रिसीवेबल्स, ठीक है, कुछ रिसीवेबल्स हैं और कुछ अदर्स में डाला हुआ है, तो जस्ट चेक इट आउट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, एडवांस टू आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैव बीन गिवन। ठीक है, एडवांस टू एम्प्लॉइज, लोन्स एंड एडवांसेस में आपको दिखेगा, लोन्स एंड एडवांसेस एक और हेड दिखता है यहाँ पे, है ना, जब आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में क्या दिया है कि एम्प्लॉय को एडवांस देके रखा है हमने, तो वो भी अगेन यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो मोटा मोटी असेट साइड पे मेरे को कंफर्ट आ गया है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी, ओ भाई साहब, इक्विटी बढ़ गया है, मतलब कंपनी ने पैसा इंट्रोड्यूस किया था, लास्ट टाइम 5 लाख का शेयर कैपिटल था, इस बार 10 लाख का हो गया है। मतलब कि कंपनी ने, देखो बिजनेस को ग्रो करना है तो पैसा लगेगा, अब पैसे का क्या करेगा, पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, असेट खरीदेगा, असेट से चीजें मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, सिंपल है। बट ये तो ट्रेडिंग कंपनी ने इन्होंने पैसा लाया है, राइट, इन्वेस्टमेंट्स किया है, राइट। अब इन्वेस्टमेंट्स जब आया है इनके पास, राइट, तो आप ये देख रहे हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आया फाइनेंसिंग से, कहाँ गया, राइट, पैसा आया बट कहाँ गया,
यहाँ पे देखो ये तो ऑपरेटिंग पॉजिटिव है, तो ऑपरेटिंग में नहीं गया। इन्वेस्टिंग में गया होगा कुछ, फील करो, इन्वेस्टिंग में गया होगा कुछ, और यहाँ पे गया है रिपेमेंट करने में, रिपेमेंट करने में गया है, और इंटरेस्ट पे करने में गया है, वहां गया है। ऑपरेटिंग में तो पॉजिटिव आया ना, ऑपरेटिंग में नहीं गया इनका। पैसा कहाँ गया, इधर गया। बाकी इसमें नंबर को फील करते आना चाहिए, कैश फ्लो को रीड करते आना चाहिए। ठीक है, अब ये कंपनी ने अपने फंड लाए, या तो फिर कंपनी ने ESOPs इशू किए होंगे, या कंपनी किसी कोई इक्विटी इशू की होगी। इसे जस्ट चेक इट आउट, है ना, इक्विटी को ऑडिट करना भी आना चाहिए। ठीक है, अदर इक्विटीज मतलब आपका ये पूरा प्रॉफिट नेट कॉम्बिनेशन आ रहा है जो, है ना, विच इज दिस प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, और उसमें ऐड कर दिए प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, सिंपल, तो इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। इक्विटी का देख लेते हैं, कुछ रीजन इधर लिखा हुआ है, रीपेमेंट का देख लिया हमने, है ना, राइट इश्यूज वर मेड, ओह राइट इशू कर दिया कंपनी ने, चलो ठीक है। रिपेमेंट वॉज मेड फॉर द, अच्छा बोरिंग, बोरिंग का हमने बता दिया, रिपेमेंट देख लो, कुछ रिपेमेंट कर रहा है क्या कंपनी, हाँ रिपेमेंट स्टार्ट हो गया इसका। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के रखा है, विच इज रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, है ना, और कंपनसेटेड एब्सेंस, तो वो सब चीजें का प्रोविजन बनाया हुआ है, ज्यादा डेल्टा है नहीं, है ना। जब इसको ऑडिट करेंगे तो और अच्छे से हम समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स मैंने बता दिया था, अगेन पैरेलली कंपैरिजन टू पेमेंट्स ड्यू, या लास्ट में खरीदा होगा या पेमेंट नहीं किया है, तो वो सब चीजें इन्होंने रख के रखा है। ट्रेड पेबल्स हो गया, ट्रेड पेबल्स कहाँ गया, हाँ ट्रेड पेबल्स, है ना, ये रीजन मैंने इधर बता दिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ड्यू टू डिले इन पेमेंट्स, इंक्रीज इन नॉर्म बाय ऑनबोर्डिंग MSME। ठीक है, नेक्स्ट इज अदर फाइनेंशियल, है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, अच्छा करंट नॉन करंट आपको क्लब करना पड़ता है, इंटरेस्ट को डाला हुआ है यहाँ पे, और एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल, तो ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, सही है। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज में दिया है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कुछ एडवांसेस आए हैं, तो एक बार चेक कर लो क्यों एडवांसेस दिया है कस्टमर ने, और इसको चेक कर लो कि भाई एडवांस आया है तो इसको क्या तुमने रेवेन्यू बुक किया है कि नहीं किया है। इंडेक्स का अप्लीकेबिलिटी चेक करना पड़ेगा भाई, ये ध्यान में रखना, एडवांसेस आया तो ये जस्ट नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोना बी डूइंग एन ऑडिट। ठीक है, और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, किस चीज के प्रोविजन बनाए, ग्रेचुटी के। ठीक है, आई थिंक मोटा मोटी मेरे को नंबर्स पे तो कंफर्ट आ गया है। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट हैव बीन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, खत्म। एक आइडिया मिल गया कि हाँ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ा था, हमने देखा था, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा था, इस वजह से प्रोविजन भी बढ़ गया, नंबर पे कंफर्ट आ गया, बैलेंस शीट और P&L पे कंफर्ट आया गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको खुद से एनालाइज करो, बिकॉज जब हम इसका ऑडिट करने जाएंगे ना, जब ऑडिट स्टार्ट करेंगे ना, यू विल फील दिस नंबर्स, हर एक नंबर को ऑडिट करना है। इसका डेटा मैं दूंगा तुमको, ये 1 करोड़ रेवेन्यू दिख रहा है ना मेरे दादा, 1 करोड़ का डेटा दूंगा तुमको, लाइन बाय लाइन डेटा दूंगा, कस्टमर वाइज डेटा दूंगा, तब आपको बैठ के फील होना चाहिए कि सर मैं इसको ऑडिट किया। बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस क्लास, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, इस फाइनेंशियल में स्टेटमेंट पे आपको अपना नाम लिखना है, मैं आपको बोलूंगा इसको प्रिंट करो, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, अपना नाम लिखना, और यहाँ पे अपना पार्टनर लिखना, मेंबरशिप नंबर जो होगा तो डाल देना, नहीं होगा तो मत डालना, और इधर स्टैंप लगाएंगे हम, और अपने हाथ से साइन करेंगे कि भाई हम ऑडिटर हैं, हमने इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है। पूरा एंड टू एंड करेंगे तब मजा आएगा, और इसको कहते हैं ऑडिट। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब ये क्लास खत्म होगा तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कंट्रोल P मारना, और इसको प्रिंट मारना बढ़िया से, है ना, प्रिंट मारना बढ़िया से, राइट, और इसको हम बढ़िया से क्या करेंगे, साइन करेंगे। फिर आपके नाम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पास रखना, यू फील इट आउट, एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस क्लास। आई होप यहां तक कि आपको मजा आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल, बट अभी तक के मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाऊं, और आपने जो अभी तक के सीखा है इसको आपको अमल में लाना है, और अमल में कैसे लाओगे, करते। तो अभी तक मैंने क्या किया, आई हैव डन अ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद प्रीवियस ईयर। मैंने क्लाइंट के साथ बैठा, राइट, क्लाइंट मेरे को मोटा मोटी रीजन दे रहा था, राइट, क्या रीजन दिया है क्लाइंट ने, वो रीजन ये दिया है। ठीक है, ये रीजन क्या दिया है, ये रीजन ये दिया है, तो बैठ के आप पढ़ लो, मैं समझा दिया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैव इंक्लूडेड हियर इज ऑलरेडी कवर्ड हियर, है ना, जो मैंने समझाया वही यहाँ पे क्लाइंट ने रीजन दे दिया है। और यही चीज जनरली व्हेन यू विल स्टार्ट एन ऑडिट, पार्टनर ऑफ एनी ऑफ द टॉप फर्म्स आर गोना बी कॉलिंग यू एंड सेइंग दैट कि शिवम, मेरे को ये प्लानिंग ARD डॉक्यूमेंट दिखा ना शिवम,
मुझे ओएआर दिखा ना, प्री प्लानिंग या प्लानिंग वाला ओएआर दिखा ना शिवम, आई से सर मेरा रेडी, आप देख लो, कुछ नहीं, पार्टनर को जाना प्रिंट देना, ही विल आल्सो बी हैप्पी टू रीड दिस आउट। ऑडिट शुरू करने से पहले दिमाग में चीजें बैठी हुई है, एनालिसिस आपने करके रखा है, क्लाइंट से आपने बात कर ली, ठीक है, तो ये चीज आप करो, दिस विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओ हेलो, तूने पॉज नहीं किया तो पॉप लगे, पॉप पॉप। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट चीज मेरे को क्या करना है, मैंने अभी तक ये क्या कर लिया सर, मैंने डेस्कटॉप रिव्यू किया, डेस्कटॉप रिव्यू कर करंट ईयर के फाइनेंशियल्स का प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया, इसके साथ साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ना है, कारो रिपोर्ट पढ़ना है, और जो भी आईएफसी के डॉक्यूमेंट्स है कंपनीज के, आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंपनी का कंट्रोल टेस्टिंग होगा, मैं अभी सीखूंगा, अगले क्लास में हम कवर करेंगे, तो वो चीजें आप डॉक्यूमेंट्स रीड करेंगे। अब जैसे ही आपने ये सब चीजें की, आपको नेक्स्ट चीज करना है इज टू आइडेंटिफाई द मटेरियलिटी। अगला काम क्या करना है आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आप यहां तक ये कंप्लीट करो, मैं मटेरियलिटी को एक सेपरेट सेक्शन में रिकॉर्ड करना चाहता हूं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट अकाउंट के लिए इसी क्लास में रहेगा, बट इसको मैं एक सेपरेट वीडियो के थ्रू इसमें रिकॉर्ड करूंगा। अभी तक कि आप कंप्लीट करो, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में।